हेलो फ्रेंड्स। आज हम 28 जनवरी को झारखंड सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछे गए मैथ के प्रश्नों को फुल डिटेल से सॉल्व करेंगे और बारीकी से सीखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, क्योंकि ट्रिक से ज़्यादा ज़रूरत है कॉन्सेप्ट को सिखाना और सीखना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है, क्लियर है, तो आप ट्रिक बना लेंगे, लेकिन ट्रिक याद है और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप फंस जाएंगे। इसीलिए कोशिश कीजिए कि पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखिए। हम इस जो भी क्वेश्चन को जो एनालिसिस करेंगे तो साथ साथ में वो कॉन्सेप्ट हम देंगे कि कॉन्सेप्ट क्या था। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ट्रिक खुद याद रख लेंगे। तो इस वीडियो में हम ट्रिक नहीं बताने वाले, आपको हम सिर्फ बेसिक बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या है। पहला तो समद्विबाहु है। समद्विबाहु मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। फिर आगे लिखा है समकोण। समकोण मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, एक कोण मतलब कि एक कोण मतलब 90 डिग्री का हो। हाँ ठीक है, का क्षेत्रफल ज्ञात करना, उसका एरिया निकालना है। तो इसका फिगर प्लेन ड्रॉ करते हैं और उसका विकर्ण कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। ठीक ना। तो देखिए, जैसे हम यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक, अब मान लेते हैं कि ये मेरा जो है, ये इसकी जो लेंथ है, पहले नामांकन कर देते हैं, बेहतर होगा। इसका नाम हम रख लेते हैं ए, ये है मेरा बी और ये हमारा है सी। ठीक ना। तो ए बी की जो हाइट है वो क्या लिखते हैं, हम लिख लेते हैं एक्स। तो इसका मतलब हुआ बी सी का भी मान कितना होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, क्योंकि लिखा है समद्विबाहु। तो समद्विबाहु मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं क्या हों, बराबर हों। जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और साथ में समकोण, तो मान लेते हैं ये हमारा समकोण है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा होगा। ठीक ना। और साथ में क्या लिखा है, जिसका कर्ण कितना होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं ए सी जो हमारा है वो 8 है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसमें कह सकते हैं कि विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या था, याद है आपको। फॉर्मूला ये था कि बेस का स्क्वायर कर लीजिए और हाइट का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक ना। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, रूट निकाल लेंगे। तो क्या निकल जाता था, ये निकल जाता था हमारा विकर्ण। ठीक ना, यानी कि ए सी का स्क्वायर निकल जाता था। ठीक है, इसको हम और अच्छे से लिख देते हैं। ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, ए बी का स्क्वायर, ठीक ना, प्लस बी सी का स्क्वायर। और इस पर हम क्या लगा देंगे, रूट। तो क्या निकल जाएगा, ये ए सी निकल जाएगा, ये वाला मान निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए बी का मान कितना दे रखा है मेरे पास, एक्स है, एक्स स्क्वायर, प्लस बी सी का मान कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा, इक्वल टू ए सी का मान दे रखा है 8, और इस पर हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर मतलब रूट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, इधर स्क्वायर में रूट में इधर आ जाएगा स्क्वायर में। ठीक ना, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, ये इधर दो गुना में इधर आएगा तो भाग में आएगा ना। तो हम लिख सकते हैं फाइनली एक्स स्क्वायर या फिर एक्स बराबर, ये काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, ये 32 बार में कट जाएगा। और ये स्क्वायर में इधर आएगा तो फिर से रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि x का जो मान निकला है वो क्या निकल गया, रूट 32 निकला है। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसे बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका मान निकल गया हमारा रूट 32। तो अगर ये समद्विबाहु है तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, रूट 32 होगा। अब याद कीजिए कि राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, यही होता है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, 1/2 है तो 1/2 इंटू बेस के मान कितना निकल गया, रूट 32 इंटू हाइट का मान भी कितना निकल गया है, रूट 32। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 32 का 32 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये रूट हट जाएगा, हटेगा ना। तो क्या निकल जाएगा, 32। इसको हम 32 का 32 से गुना करेंगे
गुना 32 करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2 32 को ले 32 का रूट हट जाएगा, वही 32 लिख दिए डायरेक्ट। तो ये कट जाएगा कितना बार में, 16 बार में, तो इसका मान हो जाएगा 16। तो ये एरिया निकाल लेंगे इसे। बात समझ में आया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। ऐसे अगर आपको ट्रिक नहीं पता तो कॉन्सेप्ट बेसिस पर इसको हम ऐसे बना सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। तो ये क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर यहाँ पर है। बात समझ में आया। तो ये क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये था। समद्विबाहु समकोण, पहले समद्विबाहु समझनी थी। समद्विबाहु मतलब जिससे दो भुजाएं बराबर हो, समकोण मतलब जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल हो, तो उसका एरिया क्या होगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है जिसकी ए बी और बी सी का जो मान है वो क्या है, बराबर है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी का मान पूछ लेता तो क्या बताते, √32। बी का मान बताता तो क्या मान पूछता कि लेंथ क्या होगा, तो √32। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है बहुपद 2x, यहाँ पे स्क्वायर छूटा हुआ है, 2x² + 7x - 4 का एक शून्य क्या है। ठीक है, शून्य क्या होता है पहले ये समझिए। शून्य मतलब ये होता है कि इसका x का मान हम यहाँ पे क्या रखें कि इसके पूरे मान 0 आ जाए। शून्य मतलब ये होता है कि यहाँ पे क्या मान रखूँ मैं, 2x² + 7x में x का मान हम क्या रखें, क्या मान रखें कि ये वैल्यू यानी कि पूरा इक्वल ये 0 हो जाए। जैसे इसे लिखा हुआ है ना 2x² + 7x - 4 इक्वल टू, इसके जब क्या रखें x मान कि ये पूरा टर्म ही क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसी को शून्य कहा जाता है। ठीक है, तो एक शून्यक हो तो ये देखिए ध्यान रखना आपको कि अगर जितने घात हैं, घात यहाँ पर कितना है, 2 की घात है, तो जितना मैक्सिमम पावर होता है तो उसके उतने 0 होते हैं। तो इसके 2 घात हैं, स्क्वायर 2 लगा हुआ है, तो इसके शून्य जो निकलेंगे वो 2 निकलेंगे। ठीक है, अगर एक घात होता तो उसका शून्य कितना होता, 1 होता। जैसे मान लीजिए कि 2x है इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है 7, तो इसके पावर कितने हैं, 1 है, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा मान होगा जो इसको शून्य बना देगा, शून्य कर देगा। बात समझ में आया। कैसे, देखिए जैसे 2x इधर प्लस में है ये वाला, इधर आएगा माइनस में इक्वल टू 0। अब x का मान क्या रखें, 0 हो जाएगा। तो देखिए कुछ तो ऐसा मान होगा जो 0 करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, इसको हम सॉल्व करते हैं, ऐसे करना पड़ेगा। 2x वापस इधर ले आते हैं, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो x इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में, तो x का मान क्या निकल गया, 3.5। ठीक है, तो ये x का क्या, x का मान निकल गया 3.5, जो इसका शून्य कहलाएगा। यानी कि x का मान और एक सिर्फ मान कौन सा होगा, 3.5, जिसको क्या करेगा, शून्य बना देगा। अब यहाँ पर देखिए x का मान यहाँ पर रखेंगे, x का मान ये वाला 3.5, तो क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। कैसे, 3.5 इंटू 2, देखिए अब x का मान रखिए 3.5 - 7 इक्वल टू 0। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा इक्वल टू 0, 7 में 7 जाएगा तो 0 बना दिया। तो हाथ यहाँ पर कितना था, 1 था, तो एक ही ऐसा शून्यक निकलेगा, यानी कि एक ही ऐसा मान होगा जो इसको क्या करेगा, 0 बनाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर है 2x², तो यहाँ पर 2 मान होगा, लेकिन आपसे पूछा एक शून्य कौन सा होगा। कहने का मतलब है सर 2 शून्यक निकलेंगे, लेकिन आपसे पूछा कितना है, एक शून्यक, तो कौन वाला होगा। तो देखिए 2 तरीका है इसको बनाने का। पहला तो इसको सॉल्व कीजिए, तो x का जो मान निकलेगा एक वो वाली होगी, और दूसरा कौन सा, यह डायरेक्टली आप पुट कर दीजिए। मान लेते हैं कि इसका आंसर 2 आएगा, मान लेते हैं, तो 2 0 कर देगा ये। अगर x का मान 2 होगा तो 2 रखने पर 0 हो जाना चाहिए, तो इसको रख के देखिए 2x का मान क्या होगा, 2² + 7 इंटू x का मान कितना लेके चल रहे हैं, 2 - 4, ऑप्शन से लेके चल रहे हैं। तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 + 7 दूनी 14 - 4। तो क्या लगता है कि 0 बनेगा, कभी नहीं बनेगा। तो ये तो खत्म हो गया, पहला ऑप्शन नहीं होगा, नहीं होगा ना। दूसरा लेके देखिए, जैसे 2x² + 7x - 4, तो 2x का मान हम लेके चल रहे हैं 1/2 का स्क्वायर + 7 इंटू 1/2 - 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 1/4 + 7/2 - 4 इक्वल टू 0। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, तो ये हो जाएगा 1/2 + 7/2 - 4। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 1 कर लेते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा 2,
कट जाएगा इधर 1 + 7 - 4 = 0। तो ये कितना हो जाएगा, 8 में से 7 और 1 8, 8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 0 तो नहीं आया, नहीं आया ना, तो ये भी मान पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई कर लेते हैं। एक बार -2 और रख के देखते हैं क्या आता है, जैसे क्या ये आता है या नहीं, नहीं आएगा, फिर -1/2 तो होगा ही, तो ये रख लेते हैं 2 - 2, वैसे इसका भी पॉसिबल नहीं लग रहा, बट देख लेते हैं, -2 4, ये हो जाएगा 2 2 4, 4 दूनी 8, प्लस ये हो जाएगा क्या 7 दूनी 14, लेकिन साइन माइनस का है -4, तो ये क्या हो जाएगा 8 + -4, तो ये हो जाएगा कितना, नहीं ये तो -14 18 हो जाएगा। ठीक है, = 0, तो ये भी नहीं आ रहा, तो शायद कहीं -1/2 वाला आंसर होना चाहिए, देख लेते हैं उसको भी रख करके। तो हो जाएगा ये 2 - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 7, अब x का मान कितना होगा यहाँ पे -1/2 -4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/4, है ना, 1/2 है, 2 बार लिखेंगे 1/2 × 1/2, ये क्या हो जाएगा 2 2 4 1 1 1, तो ये आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 7/2, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो ये हो जाएगा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/2 -4, इसमें जो कुछ नहीं तो 1 होगा, इधर = 0 आना चाहिए, ध्यान रखना है। ठीक है, इसका एलसीएम निकालिए, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 1, ये 2 से 2 भाग लेंगे तो 1, 1 का 7 से गुना करें 7, माइनस ये कितना हो जाएगा 2 4 दूनी 8 = 0, तो ये अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इधर हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ठीक है, -15, तो ये क्या आ जाएगा -14/2 = 7, नहीं आ रहा है ना, ऐसा करते हैं, इसमें फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुआ होगा कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में, तो मुझे लगता है जहाँ पर इसका आंसर था वो था 1/2 था। ठीक है, तो हम इसको एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, जैसे 2 x का मान कितना है 1/2 का स्क्वायर प्लस 7 x का मान कितना है 1/2, ठीक है, -4 है तो 4, तो देखिए इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकलेगा 1/4 हो जाएगा ये, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 7/2 -4, ठीक है, तो ये काटेंगे इसको तो कट जाएगा ये 2 बार में, तो ये हो जाएगा मेरा 1/2 प्लस 7/2 -4। देखिए इसको अगर हम दशमलव में चेंज करते हैं तो हाफ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5, ठीक है, और 7/2, तो 7/2 को जब दशमलव में चेंज करें तो 2 3 6 और 2 5 10, 3.5 आ रहा है, ठीक है, -4, तो देखिए ये प्लस में 3.5 और 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, -4 = 0, 0 आ गया ना, तो इसका आंसर कौन सा होता, बी नंबर होता। अब बारीकी से रख करके देखते एक एक करके, तो कहीं ना कहीं आंसर आ जाता, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा कहीं, इसीलिए नहीं आ रहा था उस समय। ठीक है, ये तो पहला तरीका हुआ, बट सुनिए क्या वो समझ में आया कि ऐसा वैल्यू एक्स का ऐसा वैल्यू जो क्या करे उसको रखने पर वो क्या करे उस वैल्यू को शून्य कर दे, 0 बना दे। ठीक है, दूसरा तरीका ये था, इसे 2 शून्य कौन कौन आते, 2 शून्य पूछ लेता तो कैसे निकालते, तो देखिए गुणनखंड जानते होंगे आप निकालने के लिए, उसी बेस पर निकालना था इसको। ठीक है, तो देखिए इसका तरीका क्या है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा, जैसे 4 दूनी 8, तो जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए, गुना करने पर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। इसको कैसे लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा 2x², इसको हम लिख सकते हैं 8x - x -4, क्योंकि 8 का अगर ये कुछ नहीं तो 1 होगा यहाँ, तो 8 एकम 8, ठीक है, गुना करने पर 8 आ जाएगा, जबकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो 8 में से x चला जाएगा तो 7x बच जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पर आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ 2x में से कुछ कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, कॉमन क्या निकाला जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से हम 2x को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक, तो क्या बचा x
प्लस यहाँ से 8x में हम 2x निकाल लिए तो क्या बचा 4। यहाँ से हम क्या करते हैं -1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा +4, क्योंकि हम -1 निकाले हैं तो ये +4 बचेगा। तो फाइनली इसको लिख सकते हैं 2x - 1 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x + 4। जब जीरो की बात पूछा जाएगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा x इधर प्लस में उधर आएगा तो माइनस में, जबकि इसको लिख सकते हैं 2x - 1 = 0 होगा तो 2x बराबर इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और इधर ये 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो ही 1/2 आ रहा था। बात समझ में आया। इसका एक और तरीका था निकालने का, वो तरीका क्या था, तरीका ये था कि जैसे लिख लीजिए पहले आप 2x² + 7x - 4, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले देखिए, सबसे पहले इसको जैसे तरीका था ये लिखने का वही चीज़ लिखेंगे यहाँ पर 8x - x, ठीक है। यही है ना, गुना करने पर या दोनों को गुना मल्टीपल आना चाहिए और जोड़ने पर ये 7 या घटाने पर 7 आना चाहिए, तो घटाने पर 7 आ रहा है, ठीक है। और साइन भी मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस में तो आ रहा है प्लस में। तो कुछ मत कीजिए, जो यहाँ पर जो संख्यात्मक मान है बस उससे डिवाइड कर दीजिए। अगर कुछ नहीं होता तो नहीं डिवाइड करते, अगर है तो डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या निकल जाएगा 4x और ये क्या निकल जाएगा -1/2। तो जो माइनस में है उसको प्लस में लिया जाता है और जो प्लस में है उसको माइनस में लिया जाता है। बात समझ में आया। यानी कि x बराबर क्या निकल जाएगा -4 और ये x बराबर यहाँ पर क्या निकल जाएगा 1/2, ठीक है। फिर से बात समझ लीजिए क्या करना था। इतना करने के बाद सिंपल कुछ नहीं करना था, जो निकल रहा था ये दोनों वैल्यू, एक 8x और ये x निकल रहा था माइनस में, ठीक है। तो बस ये जो संख्यात्मक मान है ना, इससे अगर एक होता, एक तो खैर रहेगा नहीं, तो आपको खुद समझना कि एक होगा तो एक से डिवाइड नहीं करना, वही आएगा संख्या। तो यहाँ पे से 2 लिखा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों में, ठीक है। तो x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर काटेंगे तो इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, और माइनस में इधर है तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस में तो प्लस में, तो ये 2 इसके शून्य कहलाएंगे, ठीक है। तो -4 भी ऑप्शन में होता तो वो भी इसका आंसर होता, ठीक है। तो शून्यक समझ में क्या होता है, अगर एक घात है एक शून्यक होगा, 2 घात है तो दो से शून्यक निकलेंगे, 3 घात है तो 3 शून्यक निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपसे एक ही पूछा था, भले स्क्वायर में था, 2 पावर थी तो 2 शून्यक होता, लेकिन आपसे पूछा गया था 1। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक त्रिभुज में यदि इसके 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है तो यह कौन सा त्रिभुज है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। हम जानते हैं कि एक ट्राइंगल में, एक जो हमारा ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि 2 कोणों का योग, हम जानते हैं कि इसके आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180। तो कहता है तीसरे कोण के बराबर है, तो तीसरा कोण के बराबर कैसे हो सकता है, खुद सोच के देखिए कि एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए तभी तो दूसरे एंगल के बराबर होगा, और कोई ऑप्शन है। 2 कोणों का योग, 2 कोणों का, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोणों का योग इस कोण के बराबर कह रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कहते हैं हम इस तरह का ट्राइंगल भी बना दें। तो मान लेते हैं अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये वाला और ये वाला का योग मान लेते हैं कि एक 60 हो जाए और एक ये 30 हो जाए, तो ये दोनों कोणों का योग जो होगा इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर इससे कुछ और भी ज़्यादा ले लें तो पॉसिबल है क्या, बनेगा ही नहीं। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम ले लें इसको 70 और इसको ले लें 70, तो ये दोनों कोणों मान कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा 140, तो 140 के बराबर होना चाहिए फिर। तो क्या लगता है 180 आएगा, कभी नहीं आएगा, ये तो 228 आ रहा है, ठीक है। अगर मान लेते हैं 2 कोणों का योग, मान लेते हैं एक ले लें हम 40 और एक ले लेते हैं मान लेते हैं 50, ठीक है। तो दोनों 90 हो रहा है, तो 90 90 180 तो बन रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तो एंगल तो 90 आ रहा है ना, दूसरा एंगल एक और ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 60 ले लें और एक और ले लेते हैं 50, तो 60 और 50 कितना हो जाएगा 110। 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर होना चाहिए, तो तीसरे कोण कितना, तो जो 180 में जब घटाएंगे उसी में ना बचेगा, तो कितना बच रहा है 70, तो क्या 70 के बराबर है 110, नहीं है। तो मात्र एक ही ऑप्शन है कि हम एक एंगल को 90 रख लें और बाकी कोण को हम 2 कोणों के योग के बराबर रख दें, ठीक है। तो 100 जब भी इस तरह से कहा जाए तो सिंपल कीजिए 180 में आधा कीजिए और जो आधा बच रहा है उसको 2 भागों में कर सकते हैं, 60 कीजिए 45 कर लीजिए, 50 40 कर लीजिए, लेकिन एक कोण तो 90 तो होगा ही होगा। और जब एक कोण होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे समकोण होगा वो। बात समझ में आया। बेसिक सा कॉन्सेप्ट था इसमें, एक त्रिभुज में से 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर होगा। ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल सिर्फ किस में है, समकोण में है।
समद्विबाहु में होगा? कुछ सोच के देखिए। अधिक कोण में पॉसिबल है? अधिक कोण में कहता है एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा। तो 90 डिग्री से अधिक होगा मतलब कितना? 91 कम से कम लेते हैं। तो अगर ये एक कोण दूसरे कोण के बराबर होगा, दो कोणों का योग के बराबर, तो दो कोणों का योग बराबर होगा तो दो कोण के मान लेते हैं 91 होगा। फिर वो तो 91 अगर जोड़ेंगे तो 180 तो आएगा नहीं, है ना। तो वह समकोण में ही पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। ए और डी के निर्देशांक क्रमशः 2, 4 और -1 और 3 है। बी के निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया सवाल है। अगर आप वो चैप्टर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से बना पाए होंगे, और नहीं तो फिर धसा भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कुछ इस तरीके से कह रहा है, एक रेखाखंड है ए और बी, ठीक है। इसके मध्य बिंदु है कौन सा? डी है। बात समझ में आ रहा है? ए और बी एक रेखाखंड है, इसका मध्य बिंदु क्या है? डी है। और ये भी लिखा हुआ है कि ए और डी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या दे रखे हैं? इसका दे रखा है ये 2 और ये 4, और इसका दे रखा है -1 और ये 3। ठीक है, अब से पूछ लिया है कि बी क्या होगा। ठीक है, आपसे क्या पूछ लिया है कि बी क्या होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको मान लेते हैं कि ये x1 है यदि, और ये तो क्या होगा? y1। इसी तरीके से ये x2 और ये y2। तो ये हम मान लेते हैं कि जो एक होगा वो x3 होगा और एक होगा y3। अरे तो आपसे पूछा भी है, x3 और y3 आपसे पूछा है। बात समझ में आया? देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला ये होता है, मध्य बिंदु निकालने का जो फार्मूला होता है, ठीक है, जो मध्य बिंदु निकालने का जो फार्मूला होता है, अगर ए और बी दिया होता तो मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला क्या होता? देखिए इसे निकालते हैं। मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला क्या होता है? मध्य बिंदु का निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है x1 + x2 / 2। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु निकलता x वाला मान, और y का मान फिर कैसे निकलता? तो इसको निकालते y1 + y2 / 2। ठीक है, अब देखिए इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए अब ए और बी हम तो यहाँ पर मान ली है कि x3 है ये, है ना। तो हम x1 और यहाँ पर क्या लेंगे? अब x3 ले लेते हैं, x3 कर लेते हैं, और ये हो जाएगा y3। ठीक है, क्योंकि इसी को मान लिए हैं x2 और x2 y2 मान लिए हैं, तो हमको अब ये लेकर चलना पड़ेगा। अब देखिए इसका जो मान है इतना के बराबर तो ऑलरेडी दे रखा है, क्या? ये वाला मान -1 कोऑर्डिनेट निकलेगा, और इसका क्या निकलेगा? 3 निकलेगा ना। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा? x1 का मान कितना रखा है? दे रखा है 2, और x3 का मान तो आपको निकालना ही है, क्योंकि ये तो b का मान पूछा है, b का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा है। ये 3 हो जाएगा /2 = -1। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीपल जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2। ये हो जाएगा x3 = इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। तो x3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? माइनस प्लस हो जाएगा 2, 2, 4। तो देखिए इसमें 4 कहीं है? देखिए वो एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 -4 +4 दिख रहा है। ठीक है, और सॉरी माइनस प्लस होगा ना। ठीक है, माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का होगा, है ना। तो ये डी नहीं होगा, ये सी ऑप्शन वाला होगा। ठीक है, बाकी वाई कोऑर्डिनेट जो है, वाई एक्सिस वाला कितना होगा वो देखिए। y1 कितना दे रखा है इसमें? 4, और y3 तो आपसे पूछा ही गया है, /2 = 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या मिलेगा? 4 + y3 = 3 2 6 हो जाएगा। तो y3 बराबर क्या हो जाएगा? 6, प्लस उधर आएगा तो इधर आएगा तो माइनस में, तो y3 बराबर हमें क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। ये 2 हो जाएगा, यहाँ देखिए आ भी गया यहाँ। ठीक है, तो ये देखिए अगर यदि मान लेते हैं ए और बी दिया होता और मध्य बिंदु पूछता, ठीक है, अगर ए और बी दिया होता और मध्य बिंदु पूछता तो उसी का ये फार्मूला है, मध्य बिंदु निकालने का ही फार्मूला है ये। बात समझ में आया? तो मध्य बिंदु का जो फार्मूला है उसी का इस्तेमाल करके हम क्या किए? फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, देखिए अगर मान लेते हैं ए और बी का, चाहे या फिर ए और डी का अगर डिस्टेंस पूछता,
तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस, बताइए क्या होता है? डिस्टेंस निकालने का फार्मूला कुछ अलग होता है। इसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, और इस पर क्या लगा देंगे हम? रूट, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर कि x2 माइनस x1, आप चाहें तो x1 माइनस x2 भी लिखेंगे तो भी आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि वो पावर में है, स्क्वायर में है, तो वो माइनस माइनस प्लस ही कर देता है, तो इससे कोई बड़ा इशू नहीं है। आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर मान लेते पूछ लेता कि ए और बी के बीच की दूरी क्या है, या बी और डी के बीच में डिस्टेंस क्या पूछ लेता है तो क्या होता? तो देखिए, अगर ए से डी के मध्य बिंदु है तो यहाँ से यहाँ के बीच का अगर डिस्टेंस निकाल लें तो ही तो डिस्टेंस इसके बीच का भी होता, बी और डी के बीच में। तो सिंपल क्या करते हैं, 2 में से -1 को घटाते और फिर 4 में से 3 को घटाते और दोनों का स्क्वायर निकल कर जोड़ देते और उसका रूट निकाल लेते। तो आई थिंक इसमें निकाल कर देखेंगे तो शायद √10 कुछ आता है। बात समझ में आया? तो √10 अगर इसमें आ रहा है तो इसका मान भी √10 ही होगा। तो ये दोनों का अगर पूछ लेता टोटल ए और बी का डिस्टेंस, √10 और √10 दोनों को जोड़ देते। बात समझ में आया? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है 4x² प्लस 8x प्लस 3 का गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। तो गुणनखंड मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं हम लिखते हैं, क्वेश्चन है जैसे 21 का गुणनखंड क्या होगा? 3 गुना 7 होगा, ठीक है। तो हम अगर ये आपसे पूछ लें कि 3 और 7 एक कोई संख्या का गुणनखंड है तो बताइए संख्या क्या है? तो क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुणनखंड 21 निकल जाएगा। तो इसका यदि गुणनखंड कहीं 2 निकल रहा है, ये 2 दिया हुआ है ना, ये 2 गुणनखंड दिया हुआ है कि नहीं? तो ये 2 गुणनखंड दिया हुआ है तो हम क्या करें, दोनों को यदि मल्टीप्लाई ही कर दें तो हमें ये मिल जाएगा। तो ये दोनों गुना करके देख लीजिए कि कौन सा आ रहा है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हम देख लेंगे कि कौन सा आ रहा है। तो बारीकी से एक करके गुना करके देखेंगे, जिसमें गुना दोनों गुना करने पर ये प्राप्त हो जाएगा तो उसे गुणनखंड कहलाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि सीधा ही निकाल लें। तो तरीका क्या निकालने का? तो ये तरीका है 4x² प्लस 8x प्लस 3। तो ये दोनों को गुना करने पर कितना आना चाहिए? 12, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे बताइए? तो हम लिख सकते हैं 6x प्लस 2x, 6 दूनी 12, 6 दू 8, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरीका जो बताए थे यहाँ पर लिख सकते हैं 6x प्लस कितना? 4, और ये हो जाएगा 2x प्लस कितना? 4। इसको काटेंगे तो क्या निकल जाएगा? ये 1/2x, और ये क्या निकल जाएगा? काटेंगे तो निकल जाएगा इधर 3 2 x और 2 2 4, 3/2, ठीक है। इसके इक्वल में कुछ नहीं तो 0 होगा, तो इसको लिख सकते हैं 3x = 2, ठीक है। या फिर अगर यदि हम देखना चाहें तो सिंपली ऑप्शन से भी हम जा सकते थे। कैसे? देखिए, जैसे यहाँ पे क्या आ रहा था मेरा, ये क्या आ रहा था, ये आ रहा था मेरा 3x/2, ठीक है। तो 3x/2 और यहाँ पे क्या आ रहा है 1/2। तो देखिए 1/2 किस में क्या ऑप्शन दिख रहा है? ये तो नहीं है 1/2, क्योंकि 2 3 तो इसमें तो है ही नहीं, और 2 3 इसमें देखिए इसमें ऑप्शन दिख रहा है, जबकि इसमें तो 5 है, तो ये तो कभी नहीं होगा। जब भी आएगा तो 1/2 और 3/2 जिसमें होगा। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, इस ऑप्शन में क्या आ रहा है 1/2 और 2/3 आ रहा है इसमें, लेकिन देखिए साइन माइनस का दिया हुआ है, जबकि हमारा आएगा इसमें जो भी आएगा तो प्लस वाला है, तो इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसको कैसे हम निकाल सकते थे, जैसे लिखा हुआ है 2x प्लस 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x बराबर -3 लिख सकते हैं, प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3/2। तो हमने कहा था पिछला ही कुछ क्वेश्चन में कि अगर कोई संख्या प्लस में है तो उधर जाकर के आ जाता है माइनस में, है ना, और ये भी प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में 1/2 आएगा। तो ये 1/2 देखिए यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको भी सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा 2x + 1 = इधर प्लस में है
तो उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1/2। तो देखिए वही -1/2 आया है कि नहीं। तो ये एक तरीका है। अगर इतना भी ये कॉन्सेप्ट को नहीं समझ में आता, इस पर सॉल्व नहीं करना आता, तो आप बेसिक से भी कर सकते थे। कैसे, यहाँ से इसको हटा लेते हैं, यहाँ से कॉमन निकालना शुरू कर लीजिए। आप जो बेसिक क्वेश्चन बनाते हैं कॉमन निकाल के बनाइए। जैसे 2x कॉमन निकाले तो क्या बचा यहाँ पर 2x बचेगा, ठीक है, प्लस यहाँ से 2x कॉमन निकाले तो क्या बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। देखिए 2x + 3 ये दिख गया शुरू में ही। इसी तरीके से यहाँ पे क्या निकालेंगे 1 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 2x + 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर निकल जाएगा 2x + 1 और 2x + 3। तो डायरेक्ट आंसर भी आप यहाँ से कर सकते थे, ठीक है। बट वहीं से तो दिखना शुरू हो गया था। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कॉसेक स्क्वायर 90 - थीटा है ये, ठीक है, -10 2 -10 स्क्वायर है ये 2 जो है ये स्क्वायर में है, इसको मत देखिएगा, ये स्क्वायर में थीटा है ये, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर 90 कॉसेक स्क्वायर 90 - थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी स्क्वायर में ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, कॉसेक को हम किसमें बदल लेंगे, कॉसेक को सेक बदल लेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा। 90 - थीटा जब लिखा रहता है तो उसको हम लोग कॉसेक को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। प्लस में फिर है यहाँ पर कॉसेक को किस में बदल लेंगे, साइन में बदल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा। तो ये प्लस माइनस से तो कट जाएगा, तो सेक स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ माइनस में तो क्या हो जाएगा ये। तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा जो उसका जो मान निकलेगा वो क्या निकल जाएगा 1 निकल जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है 2 बेलन सिलेंडर की त्रिज्याओं रेडियाई का अनुपात जो है वो 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है किसका, आयतन का। तो 2 बेलन है, ठीक है। तो 2 बेलनों में एक सिलेंडर का जो सिलेंडर है उसका त्रिज्या जो अनुपात दे रखा है वो ये दे रखा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, ठीक है। यहाँ भी मान लेते हैं πr²h, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो पाई से पाई तो कट जाएगा ना। तो किसका अनुपात निकालना था, आयतन का ही अनुपात निकालना था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ जो रेडियस देखते हैं आर के बारे में बात करते हैं, तो एक का 2:3 दे रखा है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें जो हाइट दे रखा है वो दे रखा है 5:3 का दे रखा है। तो रेडियस एक में दे रखा है कितना, तो मान लेते हैं ये फर्स्ट वाला है और ये सेकेंड वाला है। तो ऐसा हम कर लेते हैं थोड़ा सा कि एक में बड़ा कर लेते हैं, तो ये तो पता चल पाएगा ना, ये r² बड़ा कर लेते हैं और h ही बड़ा कर लेते हैं फिर, ठीक है। चलिए तो अब हम मान बैठा लेते हैं, पाई से पाई तो कट जाएगा, दोनों सेम है। r का मान इसमें कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 गुना 8, 8 का मान कितना हो जाएगा 3 तिया सॉरी 3 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर तो नहीं है ना, और 5 r का स्क्वायर मुख्य कितना हो जाएगा 5 हैं 25 गुना 8 का h का मान 3 है तो 3, तो ये से 3 से 3 तो कट जाएगा, ठीक है। 4 25 ये तो नहीं आ रहा है, कुछ कैलकुलेशन में गलती हुआ होगा, देखते हैं फिर से। देखिए इसको सिंपल से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेलन का तो जो आयतन होता है वो तो ही होता है ना, क्या होता है πr²h, ठीक है, इक्वल टू दोनों का अनुपात निकालना होगा हमें, तो πr²h, ठीक है। तो ये तो पाई से पाई का तो कोई काम नहीं है, दोनों कट गया। तो r का मान यहाँ पर कितना दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर करने कर लेंगे 4 और h का मान कितना दे रखा है 5, ठीक, इक्वल टू फिर यहाँ r का मान इसमें कितना दे रखा है सेकेंड वाला 3 दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर यानी 3 थिया सीधे 9 लिख लेते हैं गुना h का मान कितना 3, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और इक्वल टू 9 तिया 27, तो जो अनुपात है वो 20:27 का है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ये पर ये ऑप्शन 20:27 है, कैलकुलेशन गलती हुआ होगा है ना। बात समझ में आया।
तो जब इस तरह से पूछा जाए तो सब कुछ तो दिया हुआ था। वैसे ये वाला भी गलत नहीं आता, ये जो अप्रोच हम ले रहे थे शुरू में ही, तो पाई से पाई उसी कट जाता। आर का मान कितना हो जाता, आर का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाता, 2 का स्क्वायर, ठीक है। और हाइट का मान कितना हो जाता, 5, ठीक। इसी तरीके से नीचे वाला इसका मान लेते हैं, 3 का स्क्वायर हो जाता, और एच का मान कितना, एच का मान है 3, तो हो जाता है ये 2 दूनी 4 पचे 20, और 3 तिया 9 तिया 27, तो 20 27 हो जाता। यहाँ पर जो पाई का मान इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों पाई तो दोनों में कॉमन था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एक वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर 105 सेंटीमीटर है, व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखिए सिंपल क्या पूछा है आपसे, जैसे वृत्त है, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है कि वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर, तो वृत्त की परिधि, तो वृत्त इसका जो परिधि होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर। तो मान लेते हैं इसका एक बिंदु यहाँ पर है, ये वाला इसका मान लेते हैं रेडियस आर है, तो इसका जो व्यास होगा एक और आर कर लेंगे तो ये कुल मिलाकर के 2r हो जाएगा इसका व्यास, मान सकते हैं। तो क्या लिखा है वृत्त की परिधि, तो लेते हैं वृत्त का परिधि 2 पाई आर, और व्यास, तो व्यास कितना हो जाएगा यहाँ पर, d नहीं लेंगे यहाँ पर 2r ले लेंगे, क्योंकि 2r के इक्वल ही तो d है। d क्या होता है, d व्यास इक्वल टू r प्लस r, इसी को लिख सकते हैं 2r, तो 2r, और ये दोनों का अंतर खुद लिखा है वो कि 105 होगा। तो आपसे पूछा है व्यास का मान, बात समझ में आया। तो देखिए क्या लिख लेंगे हम, 2 है तो 2, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान मुझे नहीं पता है, 2r इक्वल टू 105। अब यहाँ से कुछ कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं कट रहा है छोड़ देंगे, ठीक है। दोनों में r कॉमन है तो r कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर 44/7 -2 इक्वल टू 105, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 44 - 7 दूनी 14 इक्वल टू 105। आ रहा है समझ में। तो r इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर 105, इधर क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो 7 वहाँ चला जाएगा ऊपर, और 44 में 14 जाएगा तो कितना बचेगा 30, ठीक है। इसको काट लेते हैं, 15 दूनी 30 और 15 सत्ते 75 से 105, तो r बराबर क्या निकल गया 7 × 7/2, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, व्यास है, तो व्यास कितना होगा, अगर r है तो r इस यहाँ से रेडियस का निकल रहा है तो इसको डबल करना पड़ेगा, तो हम कर सकते हैं इसको यदि 2 से गुना कर दें दोनों तरफ, तो ये 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा d मतलब व्यास, तो 2r इक्वल टू हमारा हो जाएगा 7 × 7/2 × 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2r इक्वल टू 7 7 जा 49 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। आई बात समझ में। अगर आपसे सिर्फ त्रिज्या पूछता तो आपका 7/7 7 × 7/2 हो जाता, नहीं 49/2 हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ये तो बहुत आसान सा सवाल था, आपसे a और प्लस b का मान दे रखा था, a प्लस b का मान दे रखा है कितना 3, और जबकि a माइनस b का मान दे रखा है 1, ठीक है। अगर दोनों को ऐड करते तो ये प्लस माइनस कट जाता, तो क्या हो जाता 2a इक्वल टू 3 और 1 4, तो a का मान कितना निकल जाता 2, ठीक है। अब किसी भी समीकरण में बैठा दीजिए a का मान, जैसे फर्स्ट समीकरण में बैठा देते हैं, a का मान आया है 2 प्लस b इक्वल टू 3, ठीक है। तो b बराबर कितना हो जाएगा 3 - 2, तो क्या हो जाएगा ये b बराबर 1, तो a का मान मिला 2 और b का मान 1, तो 2 का 1 से गुना करें तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, वो भी प्लस में। बात समझ में आया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। और दूसरा तरीका ये क्या था कि कौन सी संख्या लिए कि जोड़ने पर 3 आए और घटाने पर 1 आए। तो देखिए जोड़ने पर कौन कौन संख्या 3 आ सकता है, तो या तो 1 + 2 आ सकता है, या तो 3 + 0 आ सकता है, ठीक है। और कौन सा हो सकता है 2 + 1, देखो 2 और 1 3, और 2 में से घटाएंगे 1 तो भी क्या आ रहा है 1, 2 में से घटाएंगे तो 1, तो जोड़ने पर 3 घटाने पर 1, तो वही तो था जोड़ने पर 3 और घटाने पर 1, तो वो संख्या कौन सा था 1 2 था और 1 1 था, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सरल करें, त्रिकोणमिति से दिया हुआ है और इस एग्जाम में तो भरमार था, त्रिकोणमिति से 5-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए सिंपल सा है कि जब भी साइन और सेक इस तरफ से दिया हो, कॉस और कोसेक में दिया हो, और ये दोनों का जोड़ अगर ये 90 डिग्री का हो, ठीक है, ये दोनों का योग अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों का मान हो जाएगा 1 और ये दोनों का मान हो जाएगा 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिक था, ठीक है। वैसे इसको किसी में एक को हम चेंज कर लेते, साइन को या सेक को बदल लेते, ठीक है, तो सेक को ही साइन बदल देते तो ये कितना हो जाता 47 डिग्री, ठीक है। तो भी 1 1 आता है, यहाँ से भी 1 1 निकल जाता है, 2 आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे है आपका साइन 2a इक्वल टू कॉस a माइनस 60 डिग्री, यही दिया हुआ है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं बताइए, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, देखिए साइन 2a इक्वल टू कॉस को हम क्या करते हैं कि साइन में लिख लेते हैं, किसमें, साइन में बदल देते हैं। जब कॉस को साइन में बदलेंगे तो क्या होगा 90 माइनस a माइनस 60 डिग्री। ये बेसिक सा फंडा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, देखिए साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2a इक्वल टू 90 और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस a और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आगे, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 2a और a कितना हो जाएगा 3a इक्वल टू 9 6 कितना हो जाएगा 15, 150। तो इधर a गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो कट जाएगा कितना बार 50 बार में। तो a का मान ही तो पूछा था आपसे, तो 50 डिग्री इसका आंसर हो जाता, ठीक है। बात समझ में आया, आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल 420 वर्ग मीटर है, अधिक विकर्ण पर उसके विपरीत शीर्षों से खींचे गए लंब 18 मीटर और 12 मीटर है, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। देखिए क्या कर सकते थे, इसको हम मान लेते हैं कि एक हमारा चतुर्भुज कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और ये कह रहा है कि इसमें से विकर्णों पर खींचे गए कुछ इस तरीके से, ठीक है, लंब जो कह रहा है, ये लंब जो है, लंब मतलब ये है कि ये 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम फर्स्ट हाफ देखें अगर यदि हम इसका नामकरण अगर हम कर दे A B C और D, तो फर्स्ट ट्रायंगल देखिए A B D में आप क्या देख रहे हैं, पहले मान लिख लेते हैं हम, इसका मान दे रखते हैं, मान दिया हुआ है 18 और इसका मान दिया हुआ है मान लेते हैं 12। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं A B D में एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है ना A B D, और दूसरा B C D, दोनों ट्रायंगल दिख रहा है, जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि इसका एक ट्रायंगल है, अगर 90 डिग्री का एंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल की तरह काम करता है। उसका फार्मूला होता है हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। यानी ये वाला एरिया हम निकालना चाहते हैं, पहले ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं, प्लस बेसिक जो कॉन्सेप्ट आप सीखे हैं उसी कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं। दूसरा फार्मूला इस पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला भी हाइट की तरह काम कर रहा होगा यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसका क्षेत्रफल और इसका दूसरा ट्राइंगल का क्षेत्रफल का इक्वल कितना हो जाएगा, पूरे का हो जाएगा 420 सेंटीमीटर स्क्वायर, होगा ना। तो देखिए 1/2 है तो 1/2 इंटू बेस, बेस हमको नहीं पता क्योंकि ये बेस दोनों के लिए समान है, इसी यही विकर्ण का तो लंबाई पूछ रहा था आपसे। और हाइट एक का दिया हुआ 18 प्लस 1/2 इंटू बेस, बेस तुमको नहीं पता, और हाइट का दे रखा है का 12 इक्वल टू दोनों का क्षेत्रफल 420। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 9 18, तो ये हो जाएगा 9b प्लस ये 2 6 12, ये हो जाएगा 6b इक्वल टू 420, तो हो जाएगा 9 6 15b। तो ये b बराबर कितना निकल जाएगा, काटेंगे तो 15 दूनी 30 और 15 18 20 से b बराबर निकल जाएगा 18 सेंटीमीटर या फिर 18 मीटर 28 मीटर। समझ में आया, बहुत आसान था। बहुत सारे इसमें लॉजिक है, बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन हमारा जो व्यू है सबसे पहला
कि हम एक ट्राइंगल देख रहे थे कि दो ट्राइंगल है, ये हमारा लंब नहीं कहता तो बात अलग होती, लेकिन जब लंब कह रहे थे तो मतलब है कि ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल की तरह काम कर रहा है। और राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और ये भी जानते हैं कि ये सर्वांगसम त्रिभुज में हो जा रहा था, तो अगर इसका भी क्षेत्रफल सिर्फ पूछता है ये वाला एरिया, तो इस 420 को हम आधा कर देते हैं, 210 कर देते हैं, इक्वल उससे कर देते हैं, तो ये बना सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बनाने से पहले समझिए थोड़ा सा चीज़ कि यहाँ पर सबसे पहले 4 क्वाड्रेंट दिया हुआ ए बी टी और सी, यानी 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में सभी पॉजिटिव होता है, चाहे साइन हो, कॉस हो, कॉसेक हो, सभी पॉजिटिव होता है। और जब सेकेंड क्वाड्रेंट बात करें तो साइन और कॉसेक को छोड़ करके बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो देखिए आपको पूछा है क्या था, द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है। तो द्वितीय चतुर्थांश में पूछा है नहीं कि सेकेंड क्वाड्रेंट पूछा है, उस किसका मान पूछा है, कॉट का मान पूछा है। तो कॉट का यहाँ तो क्या होगा, देखिए सिर्फ साइन और कॉसेक का मान जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी तो नेगेटिव होता है। तो कॉट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखिए टेन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो ये पॉजिटिव होता, इसका मतलब इसका जो मान आएगा वो तो पहला चीज़ तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला तो हटा दीजिए, ये दो तो कभी नहीं होगा, ठीक है। अब जो भी मान आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, देखते हैं कौन मान आएगा, ठीक है। तो देखिए आप क्लास 10 में पढ़े होंगे, 2-3 फार्मूला पढ़े होंगे, एक पढ़े होंगे लाल बटा का पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, ठीक है। ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन, साइन कॉस टेन। अब मान लेते हैं एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या ले रहे हैं हम, ट्राइंगल, ठीक है। ये ट्राइंगल है हमारा, इसे पता होगा आपको, ये हमारा आधार है, ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है, ठीक। उसी पे ये काम करता है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले दे रखा है साइन का मान, तो साइन का मान तो ये फर्स्ट वाला साइन है, तो साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो यानी कि 8 जो हमारा है, या फिर इससे लिख लेते हैं, ये जो हमारा है साइन, और साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब जो दे रखा है वो 8 और कर्ण जो दे रखा है वो 17। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 8 है, सॉरी लंब दे रखा है, तो लंब मेरा हो जाएगा ये 8 और ये हो जाएगा 17, ठीक है। अब देखिए इसका मान अगर निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि अगर ये 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 और उसमें से 64 कर दें, ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 225, और 225 किसका स्क्वायर है, 15 का। तो ये जो आधार है वो कितना निकल जाएगा, 15 निकल जाएगा। बात समझ में कैसे निकालें, क्योंकि आपको पता है ना कि आधार का स्क्वायर प्लस ये ऊंचाई, ठीक है, यानी कि लंब का स्क्वायर इक्वल टू निकल जाता है कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर यहाँ दे रखा था, तो लंब का स्क्वायर नहीं, लंब मतलब कि नहीं दिया है, हाँ लंब का दिया हुआ है, तो लंब का स्क्वायर निकालते हैं इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर 17 का स्क्वायर, तो ये निकल जाता है आधार का स्क्वायर, तो ये 17 दूनी 900, 17 का स्क्वायर किए 17 दूनी 17, 289 और 64 कर लिए तो घटा लेते। तो घटाने के बाद हमारा जो भी कुछ आता, ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इधर वो कर ही देते हैं आप लोग के लिए, 289 इधर 64, तो कहीं ना कहीं इसका मान निकल जाता, ये स्क्वायर में उधर जा करके रूट आ जाता, तो ये 15 का मान निकल जाता। बात समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं क्या पूछा क्या था हमसे, तो हमसे पूछा है कॉट का मान, तो कॉट का मान देखिए क्या होता है, तो टेन का अपोजिट यहाँ पर ये टी जो लिखा हुआ है, टी का अपोजिट ये वाला होता है कॉट। तो कॉट का जब मान पूछेगा तो कॉट का मान हम क्या करेंगे, ये उल्टा लिख लेंगे, आधार बटा लंब। तो आधार कितना आया है मेरा, आधार है मेरा 15 और लंब कितना है 8 है, तो 15 बटा 8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। लेकिन होगा कौन सा, माइनस में, क्योंकि ये पूछा है द्वितीय वाला में, सेकेंड क्वाड्रेंट वाला में, ठीक है। आप यहाँ से कुछ का भी मान पूछ लेता, आप दे सकते थे, जैसे पूछ लेता कह 10 का मान पूछ लेता आपसे, तो क्या देते हैं आंसर बताइए। तो 10 का क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब कितना हो इसमें, लंब जो हमारा है परपेंडिकुलर 8 और आधार जो बेस है हमारा वो 15, तो 8 बटा 15 हो जाता। और ऐसे भी जानते हैं कि 10 का उल्टा कॉट होता है और कॉट का उल्टा 10 होता है, तो अगर ये सिंपल यदि कॉट को पता है तो उसको उलट दीजिए, 8 बटा 15 कर दिए तो 10 का मान निकल जाएगा। अगर साइन है यही पूछता, कौशिक मान पूछता तो इसको भी उलट देते हैं, सिंपल इसको 17 बटा 8 कर देते,
ठीक है, कॉस का सेक हो जाता है, कॉस का मान दिया रहता है तो सेक का पूछा उसी को उलट देते। ठीक है, तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये बॉक्स वाला जो दिया हुआ है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक को छोड़ करके सारे नेगेटिव होते हैं। मतलब कि इसको रखें यहाँ पर, ये दोनों में सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ प्लस में कौन होगा, साइन और कोसेक का। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो टेन और कॉट का क्या होगा, प्लस में होगा, बाकी माइनस में होगा। जबकि बाकी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो कॉस और सेक का पॉजिटिव होगा, बाकी का माइनस में होगा। तो वही यहाँ से जो कॉट का मान पूछा था सेकंड क्वाड्रेंट का, तो यहाँ पे साइन और कॉसेक का मान सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है, इसीलिए कॉट का मान यहाँ पे नेगेटिव लिया गया है। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 अगर करेंगे तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा। फिर वही चीज़ बता रहे हैं इसमें करना क्या है। फिर वही चीज़ हम कह रहे हैं कि अगर ये मान लेते हैं कि अभी हम 24 को अगर डिवाइड करें 3 से, ठीक है, तो क्या आएगा, 8 आएगा, है ना। यानी कि कहने मतलब इसका डिवाइड हम इससे करेंगे तो हमें ये मान लो मिल रहा है। ठीक है, तो वापस अगर ये जो आंसर आया है उसको कभी हम इस जो डिवाइड कर रहे थे उसी को कभी हम गुना कर दें 3 से, तो क्या निकल जाएगा, वापस हमको 24 मिल जाएगा। मतलब ये है कि अगर इस संख्या में अगर इसे डिवाइड किए हैं तो ये संख्या में जो आंसर आया होगा उससे उसी से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें दोनों को तो ये वाला हमको वापस मिल जाएगा। तो वही तो आपसे करना था। यहाँ पे इसमें से देखिए गुना कीजिए, इसमें x माइनस 1, या तो इसमें गुना कर लीजिए x माइनस 1, ठीक है, या तो इसमें गुना कर लीजिए x माइनस 1, या तो इसमें से गुना कर लीजिए। अब जिसमें से अगर हमें रिजल्ट मिल जाए, क्वेश्चन मिल जाएगा, ये वाला आ जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले x² तो गुना करें तो x भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल जा रहा है, यहाँ भी मिल जा रहा है। ठीक है, तो बाकी गुना कर लीजिए। ठीक है, बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर लेना है, जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो बन जाएगा। और दूसरा तरीका फिर क्या है, दूसरा तरीका ये है एक्स क्यूब माइनस 3x² 4x माइनस 2 भाग लगा दीजिए इसमें x माइनस 1 से। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ क्या देखना होता है हमें कि ये वाला जो है x है, तो यहाँ पे x क्यूब लाने के लिए हम कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा हमें x² से। तो x का x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x क्यूब हो जाएगा, होगा कि नहीं। ठीक है, अब आगे देखिए, ये माइनस में ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो x का 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x² होगा कि नहीं। इसको हटा लीजिए, अब ये प्लस में है तो माइनस में है तो प्लस में कर लेंगे, ये कट जाएगा। यहाँ पे देखो अब घटाएंगे जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, माइनस प्लस माइनस होगा ना, तो घटाएंगे तो 2x², फिर उतारेंगे कितना, 4x। ठीक है, अब देखिए x का गुना कितना से हम करेंगे कि 2x² मिल जाए। ठीक है, कितना से गुना करेंगे हम, तो ये गुना करना पड़ेगा हमें माइनस 2x से। ठीक है, तो देखिए कहाँ मिल रहा है हमें 2x, तो लगभग सब में है, इसमें तो नहीं है, ये x² प्लस x है, तो ये तो कभी नहीं होगा। 2x यहाँ भी है, अदरवाइज सब में वही चीज़ है, आपको सिर्फ प्लस माइनस का ही देखना है, आपको तो कोई बड़ा कोई खेल तो है नहीं, तो आप कर लेंगे आगे। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 12 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची गई है। ठीक है, एक सवाल पूछा गया आपसे कि एक वृत्त है, उसमें 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त में, ठीक है, क्या लिखा गया, एक 12 सेंटीमीटर का जीवा खींचा गया इस तरीके से, ये 12 सेंटीमीटर का। तो देखिए अगर हम इस चीज़ पर अगर हम एक ये रेडियस मान लेते हैं, कितना दे रखा है, ये 10 सेंटीमीटर का। अब ये एक थ्योरम है, क्लास 9 में पढ़ेंगे, एक थ्योरम है कि अगर इस पर अगर इस जीवा पर एक लंब डाल दिया जाए तो इसको क्या करता है ना, जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, तो इस कहने मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि ये हमारा अगर ये एक लंब हम डाले तो ये 90 डिग्री होगा, ये ट्राइंगल बन गया। फिर से वही सवाल कि अब ये पूछ रहा है तो आपकी जीवा की दूरी बताइए केंद्र से, तो ये केंद्र से इस जीवा की दूरी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो इस केंद्र से लेकर के जीवा की दूरी हम कैसे बता सकते हैं, तो देखिए क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह काम कर रहा है, ये वाला है ना। तो फिर से वही ये विकर्ण की तरह काम करेगा। अब रेडियस, तो विकर्ण का यदि हम स्क्वायर कर दें और आधार का स्क्वायर करके घटा दें तो कौन क्या निकल जाएगा, लंब निकल जाएगा।
तो 10 देंगे 100 और 6 छक 36, घटाएंगे कितना निकल जाएगा 64। और 64 का अगर हम इसका रूट निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा 8। तो यानी इसकी जो हाइट है वो कितनी है 8 है। बात समझ में आया, बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये थ्योरम है क्लास 9 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिज्या r वाले एक वृत्त की परिधि, r त्रिज्या वाला एक वृत्त का परिधि, जिसे मान लेते हैं एक वृत्त है इस तरीके से, ठीक है, और एक हमारा कह रहा है वर्ग है, वर्ग का परिमाप, ठीक है। तो ये r त्रिज्या वाला कह रहा है, ये r त्रिज्या वाला है और ये x भुजा वाला है, का जो दोनों का जो परिमाप है वो क्या है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। यानी कि इसका जो परिधि है और इसका जो परिमाप है, इसका जो परिमाप है और इसका जो परिधि है, दोनों क्या है बराबर है। तो r और x का आपसे क्या पूछ लिया है, मान पूछ लिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वृत्त की जो परिधि है वो क्या होगा, वो होगा 2 पाई r होना चाहिए, इक्वल टू इसका वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4x हो जाएगा, है ना। परिमाप होता है क्या है, आउटर बाउंड्री कुल लेंथ, यानी कि ये लेंथ पूरा चारों तरफ का, ठीक है, ये लेंथ हमें निकालनी थी। तो ये 4x, तो ये भी निकल गया परिमाप और ये भी परिमाप, और दोनों कह रहा है कि आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये तो कट जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। तो इधर क्या बच रहा है मेरे पास, पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7, ये r इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2x, यही होगा। इसी को फिर से कर लेते हैं, 22r इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो 7 दूनी 14x, काटेंगे तो ये कट जाएगा 11 दूनी 22 और 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 11r इक्वल टू 7x। तो 11/7 का कॉन्सेप्ट देखिए कहाँ पर है, 11/7 2 में कॉन्सेप्ट है, बट हमें यहाँ पर दे रखा है r और x, तो r और x का निकालिए अनुपात क्या निकलेगा rx। अब देखिए r का मान कितना होना चाहिए, ठीक है, तो गुना r के साथ है तो r नीचे रखिए, और x का मान 7 गुना में तो 7 यहाँ रखिए। कैसे, देखिए 11 का r से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 11r, और x से गुना 7 से करेंगे तो हो जाएगा 7x। बस ये कॉन्सेप्ट है, इसका यही ट्रिक है अलग अलग करने का। तो rx लिख लीजिए पहले, और वही मान रख के देखिए जो गुना करने पर हमको rx मिल जाए और 11r मिल जाए और 7x मिल जाए, ठीक है। तो ये निकल जाएगा हमारा 7/11 या 7:11, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से सबसे अधिक भुजाओं उसकी संख्या वाली ज्यामितीय आकृति की पहचान करें। हेप्टागन है, त्रिभुज है, त्रिभुज में कितना भुजा होगा 3। पूछ रहा है सबसे ज़्यादा किसमें भुजा किसमें होगा, जैसे मान लेते हैं कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें भुजाओं की संख्या कितना होता है 3 होता है। उसी तरीके से हेप्टागन पूछा, ऑक्टागन होता था 8 भुजा, और वर्ग कितना है, वर्ग मतलब 4 भुजा। हेप्टागन में कितना साइज होता है, शायद 6 या कुछ होता है, मतलब ऑक्टागन में सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ भुजाओं की संख्या पूछा था आपसे, कुछ ज़्यादा थोड़ी पूछा था, भुजाओं की संख्या पूछ रहा था। वर्ग में तो ऐसे भी नहीं होता, ट्राइंगल में तो 3 होता है, वर्ग में 4 होता है, ऑक्टागन में 8 होता है। तो सबसे ज़्यादा जो भुजा वाली यहाँ जो दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, ऑक्टागन दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको रहने देते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, जो टाइम लगेगा इसमें। आगे देख लेते हैं। त्रिभुज के कोनों की डिग्री माप पूर्णांक होते हैं। देखिए पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक मतलब कि डेसिमल में नहीं होना चाहिए, बस यही कॉन्सेप्ट था, पूर्णांक में नहीं होना चाहिए। पूर्णांक मतलब कि जैसे एंगल ऐसा नहीं होना चाहिए कि 60.5 डिग्री या 70.25 डिग्री, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूर्णांक में होना चाहिए मतलब कि 20 डिग्री या तो 40 डिग्री या तो 80 डिग्री से होना चाहिए तीनों कोनों का मान, ये आपसे पूछा था, ठीक है। तो पूर्णांक होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनका अनुपात नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जो मान होता है वो कितना होता है 180 होता है, और 180 से ये 4 3 7 2 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से 180 जो है 7 5 12 2 14 भाग लगना चाहिए। इसी तरीके 180 5 4 9 3 12, ये भी 12 से डिवाइड होना चाहिए, और 6 5 11 4 15, तो 180 जो है वो 15 से डिवाइड होना चाहिए। दशमलव में आएगा तो इसका मतलब पूर्णांक तो कभी नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पर 9 दूनी 18, ये तो कट रहा है पूरा पूरी, ये 14 एकम 14, 4 0 14 3 42, 14 दूनी 28, ये 12 पूर्णांक में आ गया। ये 12 एकम 12, अच्छे 12 5 60 15 आ रहा है, और ये 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ये 12 आ रहा है। तो मात्र एक यही संख्या था जो पूर्णांक में नहीं आ रहा है, डेसिमल में आ जा रहा है।
तो इसका मतलब है कि कौन वाला था ये 14 वाला। तो 7 5 11 2 13 5 कौन वाला आ रहा था 7 5 12 और 2 14, ये बी ऑप्शन। ठीक है, ये तो और भी आसान क्वेश्चन था, सिर्फ समझना था। एक लास्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। लिखा यदि समीकरण 6x - 5y + 11 = 0 और 15x + ky - 9 = 0 है और इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो k का मान बताइए। ठीक है, तो देखिए इस तरह का सवाल में 3 तरह के सवाल होते हैं। पहला या तो अद्वितीय हल होगा, देखिए यहाँ पर लेकर के आए, अद्वितीय हल होगा, या तो कोई हल नहीं होगा, और या तो अनंत हल होगा। इसका मतलब ये है कि इस समीकरण का जो हल होगा एक ये लाइन में जा रहा है, एक लाइन में मीट करेगा, तो जहाँ भी मीट करेगा तो इसका मतलब है कि एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब सिर्फ एक हल। यहाँ पे देखिए जब कभी मीट ही नहीं करेगा, है ना, कभी मीट ही नहीं करेगा, आगे निकल गया, सीधे निकल गया, तो ये भी मीट कभी करेगा नहीं, तो क्या कभी इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो इसलिए अगर यदि इस तरीके से रेखा यदि बन रहा है तो वो कोई भी हल नहीं होगा। और अगर यदि संपाती बनाए यानी एक दूसरे पे ही जा रहा है, तो देखिए कितना बार मीट कर रहा है, अनंत बार मीट कर रहा है, इसीलिए इसमें क्या होता है, अनंत हल होता है। तो सवाल आपसे क्या पूछा, ये 2 समीकरण दिया गया है, उसमें बोला गया कि कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा मतलब कि ये फार्मूला आपको लगाना था। कोई हल नहीं है, सॉरी कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं, ये वाला फार्मूला लगाना था, ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि a1/a2 होगा और b1/b2 होगा, इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। ठीक है, तो हम इक्वल कर सकते थे ये दोनों लेकर के। तो देखिए मेरे पास ये वाला हो जाएगा a1, या फिर a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। ठीक इसी तरीके से इसको क्या मानेंगे हम, a1, इसको मान लेते हैं b1, इसको क्या मानेंगे c1। ठीक है, इसी में हमको सॉल्व करना था। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा a1, सबसे पहले देखिए लिखा है a1/a2, तो a1 कितना है मेरे पास, यानी a कितना ले लिए थे हम 6, और a1 कितना है 15। ठीक है, इक्वल टू अब b1, तो b1 कितना मेरे पास -5 है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे b1 फिर कितना है k है। देखिए कांस्टेंट वैल्यू को लेनी है, वेरिएबल को नहीं लेना है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट की जगह पर k दिया हुआ है, यही k का मान आपसे पूछ रहा था। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीपल गुना जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6k = -5 गुना 15, तो k बराबर हो जाएगा हमारा -15 गुना -5 गुना 15 डिवाइडेड बाई 6। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15, 2 तिया 6, तो हो जाएगा बचे हैं 25/2, माइनस में जिसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा -12.5। ऑप्शन नंबर सी नंबर माइनस में आ रहा है ना, तो -12.5 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये 3 प्रॉपर्टी को आपको ध्यान में रखना है इस तरह का सवाल को बनाने के लिए। 3 ही केस होते ही हैं, और ज़्यादातर आपको जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा या तो ये वाला, अद्वितीय हल में तो जल्दी पूछा नहीं जाएगा, अब तो जब भी पूछा जाएगा तो कौन सा पूछा जाएगा, कोई हल नहीं दिया रहेगा, या तो फिर अनंत हल होगा, क्योंकि तभी तो उसी में इक्वल आप निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो इक्वल होता ही नहीं है, तो आपसे ये पूछेगा ही नहीं। तो ये ध्यान में रखना चाहिए था हमेशा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा जो दिया रहेगा वो k का मान जो रहेगा हमेशा कांस्टेंट के साथ रहेगा, यानी कि सेकेंड में रहेगा वो। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लर्न कीजिए, अच्छा से सीखिए, पता नहीं आने वाले एग्जाम में फिर से पूछ लिया जाए आपसे। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो, कोशिश किया मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का। ठीक है, कैसा वीडियो लगाओ, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।